नमस्कार साथियों। आज 15 जुलाई 2020 है और 15 जुलाई को हर साल वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जाता है। स्किल का आज के समय में क्या उसकी प्रासंगिकता है, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आज जब दुनिया भर बंद है, एक प्रकार से लॉकडाउन है, कुछ देश अभी धीरे धीरे खुल रहे हैं, भारत भी धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया से गुजर रहा है। उस समय स्किल की क्या महत्ता है वो सभी को पता है। शहरों से लाखों की संख्या में लोग गांव की ओर पलायन कर गए। उनके रोजगार की एक प्रकार से कमी हो गई। शहरों में जो स्किल लेबर हैं या अनस्किल लेबर हैं वो एक प्रकार से पलायित कर गए हैं, तो शहरों में लेबरों की संख्या बढ़ गई है। अब उनको नए नए स्किल उसमें सीखने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो समय के अनुसार, देश काल के अनुसार, संकट काल के समय में ऐसा समय आ जाता है कि जब हमें नई नई स्किल सीखने की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे आज के समय में देखा जाए तो ऑटोमेशन जो है, ऑटोमेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। लोग जो मशीन्स हैं, मशीन्स से बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो जो परंपरागत तरीके से काम होते थे उसमें ना कहीं अपग्रेडेशन हो रहा है। तो जो ऐसी लेबर जो अनस्किल क्षेत्र में काम करती थी उसके लिए बहुत हद तक मशीनें आ गई हैं। तो मशीनों से जब काम होगा तो बहुत भारी संख्या में बेरोजगारी उत्पन्न होगी। तो उन जो बेरोजगार होंगे उनको कहीं ना कहीं नौकरी तो दिया ही जाना होगा। उनके लिए जो सबसे अच्छा माध्यम हो सकता है वो हो सकता है स्किल। उनके अंदर कोई ना कोई स्किल ऐसी रहे जिससे वो अपना जीवन गुजारा खुद कर सकें, अच्छी तरीके से कर सकें। जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत भारी संख्या ऐसे लोगों की होती है जो सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। सरकारी नौकरियों में रिक्तियां सीमित ही होती हैं, उसमें सभी को रोजगार नहीं दिया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में वो लोग जब सरकारी परीक्षाओं में उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे तो उनको कहीं ना कहीं तो रोजगार दिया ही जाना होगा। तो इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि वो कोई ना कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, वो ठीक है, लेकिन उसके साथ में उनके पास कोई ना कोई स्किल भी होना चाहिए, हुनर भी होना चाहिए। अगर हाथ में हुनर रहेगा तो वो कभी भी बेरोजगार नहीं रहेगा। वो एक सम्मान के साथ, इज्जत के साथ अपना जीवन गुजारा कर सकता है। तो नए नए स्किल सीखने की इसमें ज़रूरत पड़ती रहती है। जैसे लॉकडाउन के समय में ऐसा अनुमानतः माना जाता है कि 70% विद्यार्थी अपने घर में थे, यानी 150 करोड़ विद्यार्थी लॉकडाउन में अपने घर पे थे। तो ऐसी दशा में बहुत सारे विद्यालय या कोचिंग संस्थान ऐसे थे जो ऑफलाइन मोड में पढ़ाते थे, तो वो ऑनलाइन सिस्टम में आ गए। तो अपने में अपग्रेडेशन किए, नए स्किल्स को लेकर के आए, वीडियो बनाने की क्षमता में थोड़ा सा विकास किए, नई नई चीज़ें, टेक्नोलॉजी से उनका जो लगाव था वो थोड़ा सा बढ़ा, जिससे उनमें कुछ प्रतिभा का भी अपग्रेडेशन हुआ, बढ़ा, स्किल बढ़ा, और उसके ज़रिए वो कुछ ना कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। जो वो दे सकते थे वो इस माध्यम में दे पा रहे हैं। अगर किसी के पास स्किल होता है तो उसका सम्मान भी सही मात्रा में होता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास, वो बेरोजगार है, खूब पढ़ा लिखा है, डिग्री अच्छी है और दिमागदार है, लेकिन उसके पास स्किल नहीं है, तो वो सम्मान का पात्र कहीं ना कहीं खो देता है। उसका सम्मान उस प्रकार से नहीं हो पाता है। तो सम्मान पाने के लिए भी आवश्यकता इस बात की है कि स्किल सीखा जाए। जैसे कुछ ऐसे भी होते हैं जो मान लीजिए 10वीं ही पास किए हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं किए हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा कटिंग का काम कर लेते हैं, वो फिटर का काम बड़ा अच्छा कर लेते हैं, या वो फर्नीचर में बड़ा अच्छा काम कर लेते हैं, वो बहुत अच्छे कटर हैं। तो फैक्ट्री में या कंपनी में उनका बड़ा सम्मान होता है। जो मालिक वगैरह होते हैं फैक्ट्री के, उनका बड़ा सम्मान की दृष्टि से उनको देखते हैं कि अगर ये व्यक्ति हमारे जो फर्म है उसमें नहीं रहेगा तो हमारा फैक्ट्री चल ही नहीं पाएगा। तो बड़े सम्मान की दृष्टि से उनको देखते हैं। अगर उनको छुट्टी चाहिए होती है, पैसे चाहिए होते हैं, एडवांस में कुछ ना कुछ होता है, तो उसकी व्यवस्था कर देते हैं। तो वो सम्मान के हकदार हो जाते हैं और उनका जो जीवन गुजर बसर होता है बड़ी इज्जत के साथ चलता रहता है। जबकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं वो होते हैं, लेकिन उनके हाथ में हुनर होता है। तो ये सम्मान के उनके बहुत बड़ा जरिया हो जाता है। स्किल और नॉलेज, इसमें क्या अंतर है ये भी थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल चलाना कोई सीख रहा है, उसको सब कुछ पता है कि क्या फंक्शन होते हैं, कैसे कैसे उसमें संतुलन बैठाना होता है, क्या दबाएं पहले, फिर क्या छोड़ें पहले, उनके बीच में तारतम्यता कैसे बनाएं, उसको इस बात की नॉलेज है। तो ये नॉलेज हो गई। लेकिन अचानक जब वह सड़क पे निकलेगा, नया नया सीखा है, उसके पास बुद्धि खूब है, वो सीख लिया, नया नया सड़क पे निकला मोटरसाइकिल लेकर के,
उसके सामने एक बड़ी बड़ी सी वाहन आ रही, मान लीजिए ट्रक आ रही है, बस आ रही है। अब वो तुरंत सकपका गया कि अब क्या करें, अब क्या करें। तो वो अपना ब्रेक ढूंढ रहा है कि ब्रेक कहाँ है, ब्रेक कहाँ है। ब्रेक पे जैसे करने चला, पता लगा बहुत तेज से स्टॉप किया, वो खुद ही पलट गया। तो उसको इस बात की नॉलेज थी लेकिन स्किल नहीं थी। अगर धीरे धीरे उसमें अभ्यास करता जाएगा, अभ्यास करता जाएगा, तो इसमें स्किल आ जाएगी और वह स्किल कहीं ना कहीं उसको जाकर के आगे काम देगी। जैसे ड्राइविंग का अगर हम ले लें तो उसमें भी बहुत सारी संभावनाएं बनती हैं कि वह अगर ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है फिर भी वो अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं रोजगार पा सकता है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें अपने आप को, प्रतिभा का थोड़ा सा निखारने के बाद वो कहीं ना कहीं स्टैंड कर सकता है। ऐसे भारत में देखें तो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो जनसांख्यिकी लाभांश है, वो बहुत बड़ा है। अभी एम वेंकैया नायडू जी का आज के एक अंग्रेजी अखबार में लेख छपा था। उन्होंने उसमें बताया कि करीब 65% ऐसी जनसंख्या है जो 35 साल से कम है और करीब 50% ऐसी जनसंख्या है जो 25 साल से कम है। यानी कि एक बहुत बड़ा जनसांख्यिकी लाभांश है। अगर वो अनस्किल रह जाएगी तो उसके पास रोजगार के साधन नहीं होंगे, और रोजगार के साधन नहीं होंगे तो जो देश का विकास होगा वो रोजगार विहीन विकास होगा। तो रोजगार विहीन विकास ना हो, एक संतुलित विकास होता रहे, समावेशी विकास होता रहे, इसके लिए सभी को रोजगार देने के लिए उसकी स्किल डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश की सरकार भी स्किल मैपिंग प्रोग्राम लेकर आए हैं। बहुत सारे ऐसे जो श्रमिक जो शहरों से गाँव में आ गए थे उनका स्किल मैपिंग किया जा रहा है। तो स्किल मैपिंग के माध्यम से वो जिस क्षेत्र में दक्ष हैं उस क्षेत्र में उनको रोजगार मुहैया कराया जाएगा। तो उनकी जो स्किल है उसका कहीं ना कहीं अनुप्रयोग किया जा सकेगा। और इसके लिए जो केंद्र की मोदी सरकार, वो जब 2014 में सरकार बनी तो 2015 में एक योजना लेकर आए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। बहुत शानदार योजना थी। वो कहीं ना कहीं ज़्यादा सफल नहीं हो पा रही है, उसमें जो खामियां हैं उसको देखने की आवश्यकता है, लेकिन वो बहुत शानदार इसलिए थी क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे विद्यार्थी हैं जो 10वीं पास कर लिए हैं या 12वीं पास कर लिए हैं या नहीं कर पाए किसी कारण वजह से, या किसी क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं है, तो वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत किसी भी संस्थान जो इसके लिए पंजीकृत हैं उसमें जा कर के वो अपना मुफ्त में आवेदन करा सकते हैं। 40 से ज़्यादा प्रकार के कोर्सेज हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, प्लम्बर है, फिटिंग है, फर्नीचर्स के हैं, इलेक्ट्रीशियन के हैं, कटर के हैं, फर्नीचर का है, टूरिज़म एंड हॉस्पिटैलिटी का है, टेक्सटाइल का है, लेदर टेक्नोलॉजी का है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, ऐसे इंटीरियर डिज़ाइनिंग का है। उन सब में जिसमें उनकी दक्षता हो या जिसमें किसी विद्यार्थी की रुचि आती हो, वो उसमें बाकायदे एडमिशन लेकर के अपने स्किल का विकास कर सकते हैं और वो कहीं ना कहीं जा कर के रोजगार पा सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो 3 महीने के हैं, 6 महीने के हैं, 1 साल के भी कोर्सेज हैं। उसमें पढ़ाई करके उसमें ऐसी भी सुविधा है कि 8,000 रुपये तक का उसमें पैसे भी मिलते हैं। यानी कि जब वो पूरा ट्रेनिंग कर ले अपना तो उसमें पैसे भी मिलते हैं। और रिसेंट में अगर डेवलपमेंट देखें तो ऐसा बताया जा रहा है कि करीब 700 से ज़्यादा ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे करीब 2,500 से ज़्यादा, 3,000 के आसपास एक प्रकार से केंद्र बनाए जा रहे हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। तो उन केंद्रों पर जब विद्यार्थी जाएंगे तो एक प्रकार से उनका स्किल तो बढ़ेगा ही, साथ में उसमें जो टीचर आएंगे उनका भी कहीं ना कहीं रोजगार उनसे बढ़ेगा। और अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है, एक रेजिलिएंट इंडिया बनाना है, किसी के ऊपर निर्भर ना रहे, तो उसके लिए स्किल इंडिया पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम चाइना से इंपोर्ट एक प्रकार से बंद कर दें, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा ना करें, सिर्फ यही नहीं है। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमें जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उस पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा, लेकिन साथ में ये भी कि जो महिलाएं हैं क्या वो आत्मनिर्भर बन पा रही हैं, क्योंकि भारत में महिलाएं बहुत सारी संख्या में ऐसी होती हैं जो अपने पुरुषों पे, अपने पतियों पर ज़्यादा वो निर्भर होती हैं। उनमें कैसे हम स्किल का डेवलपमेंट कर सकते हैं, इस पर भी फोकस करने की आवश्यकता है। और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जिसमें वो काम कर सकती हैं, जैसे कि सिलाई हो गया, एम्ब्रॉयडरी हो गया, फेशियल का हो गया, या हेयर कटिंग का हो गया। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जिसमें
उनको अगर सही से सामाजिक परिवेश अच्छा मिल जाए और साथ में एक प्रकार से राजनीतिक हस्तक्षेप भी थोड़ा थोड़ा उस क्षेत्र में किया जाए, तो पूरी संभावना है कि महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। और एक दूसरा मुद्दा सबसे बड़ा ये भी हो सकता है कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो 10वीं 12वीं में कर रहे हैं, वो आगे क्या करेंगे उसकी कोई निश्चितता नहीं हो पाती है। तो कम से कम ऐसे विद्यार्थी जिनका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा अच्छा ना हो, तो उस पर सरकार को खुद अपनी तरफ से थोड़ा सा हस्तक्षेप करते हुए वो विद्यार्थी जिस क्षेत्र में सफल हो सकते हैं उसकी ओर थोड़ा सा विचार किया जाना चाहिए। और साथ में जो गार्जियंस होते हैं उनको भी इस चीज़ में फोकस करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा ऐसा नहीं हो सकता है कि वो डॉक्टर या इंजीनियर ही बन पाए। उसका रुचि जो इंटरेस्ट है वो बहुत सारे क्षेत्रों में हो सकता है जिसमें वो कमाल का काम कर सकता है। जैसे कुछ ऐसे लोग हैं यूट्यूब पे काम कर रहे हैं बहुत अच्छा, जो रोस्टिंग करते हैं। जैसे उसमें कैरी मिनाटी का एक बहुत बड़ा नाम आता है, वो रोस्टिंग बहुत अच्छा करते हैं। अगर उनसे कहा जाए कि आप इंजीनियरिंग करें या मेडिकल कोर्स करें तो शायद वो ना कर पाएँ उतना अच्छे तरीके से जितना अच्छे से रोस्टिंग कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हो सकते हैं। मान लीजिए क्रिकेट खेलना किसी को अच्छे से आता है, डांसिंग करना आता है। जैसे जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पे एक लड़का है, उसको डांसिंग बहुत अच्छा आता है, वो सीखता भी है डांस। लेकिन उसके पिता शिकायत करते हैं कि मेरा बच्चा डांस करता है, काम पे ध्यान नहीं देता है, कमाएगा कैसे, खाएगा कैसे। तो अगर उसको डांसिंग का शौकीन है, डांस आता है, तो उसके माता पिता को भी और साथ में ऐसा परिवेश बनाना चाहिए जो उनका सहयोग करें कि अगर आपको डांसिंग करना है तो आप डांसिंग ही करें, हम आपको इकोनॉमिकल सहयोग देंगे और जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है वो भी देंगे, तो शायद बहुत अच्छा काम कर सकता है। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको मान लीजिए IAS PCS क्षेत्र में जाना है, लेकिन उनके पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उनके गार्जियन या उनके जो सामाजिक परिवेश है उनके ऊपर एक प्रकार से मजाक उड़ा सकते हैं कि ये बनेगा IAS। तो उस समय समाज हो सकता है कि मजाक उड़ाए, क्योंकि पड़ोसी अक्सर ऐसे ही होते हैं कि वो दूसरे के दुख में उनको सुख महसूस होता है। तो हम सामाजिक परिवेश भले बहुत ज़्यादा ना चेंज कर पाएँ, लेकिन कम से कम खुद में या परिवार में ऐसा समूह रहे, एक मित्रवत समूह रहे जहाँ पर एक सपोर्ट सिस्टम बना रहे कि हमारी स्किल या हमारा मन, हमारा इंटरेस्ट जिस क्षेत्र में लग रहा है उसमें बाकायदे से सपोर्ट मिलता रहे, जिससे हम अपना विकास कर पाएँ। तो एक स्किल इंडिया बनाने के लिए जो ITI है, पॉलिटेक्निक है, या बहुत सारे टेक्निकल कॉलेजेस हैं, या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उसमें जो भी ढांचागत व्यवस्थाएं हो सकती हैं टीचर के लेवल पे या टेक्नोलॉजिकल लेवल पे, जैसे कि डिजिटल माध्यम में हम कैसे कैसे उसका डिजिटलीकृत कर सकते हैं, इस क्षेत्र में भी थोड़ा थोड़ा ध्यान दे करके उसमें अपग्रेडेशन करने की आवश्यकता है। और नए नए स्किल्स सीखते रहेंगे तभी जा कर के हम खुद में आत्मनिर्भर बन सकते हैं, और जो खुद आत्मनिर्भर बनेंगे तब जा कर के एक आत्मनिर्भर भारत का सपना जो देखा गया है उसको साकार किया जा सकता है। जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत यह लक्ष्य बनाया गया है कि 2022 तक करीब करीब करोड़ों की संख्या में 4 करोड़ के आसपास लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा, कुछ इस प्रकार का लक्ष्य है। 2015 में योजना लॉन्च हुई थी, 15 जुलाई 2015 को, और इसके लिए बाकायदे एक अलग से मंत्रालय भी बनाया गया है, उद्यम मंत्रालय करके है, उसका भी निर्माण किया गया। तो वो इसमें एक प्रकार से नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है। और शहर में देखें तो जो जिलाधिकारी हैं या जो स्थानीय प्रशासन है वो इसमें अच्छे से काम करती हैं। तो इसमें जो भी संभावनाएं हैं या जो चुनौतियां हैं उसको मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कौशल विकास केंद्र हैं जहाँ पर वो खुल तो गए हैं, लेकिन उनका जिस प्रकार से चलायमान वो होना चाहिए, जिस प्रकार से उनको चलाना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखाई पड़ती है। चाहे एंट्री के लेवल पे ले लें या कक्षाओं के संचालन के लेवल पे ले लें या टीचर्स की उपलब्धता के स्तर पे ले लें या जो ढांचागत व्यवस्थाएं हैं उसके स्तर पे ले लें। तो उन सब पे एक निगरानी तंत्र के बनाने की भी आवश्यकता है, उस पर निगरानी करने के लिए कोई ना कोई रहे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जो खाली पड़े हुए हैं। तो उसमें जो ढांचागत व्यवस्थाएं लग गई हैं, जो इनपुट्स लगा दिए गए हैं, इन्वेस्टमेंट कर दिया गया है, जैसे बहुत सारे कंप्यूटर रखे गए हैं कुछ सेंटर्स पे, लेकिन उस कंप्यूटर का कोई यूजिबिलिटी नहीं है। तो उसकी यूजिबिलिटी बढ़ाया जाए, उसमें विद्यार्थियों का समावेशन किया जाए, जिससे कि संसाधनों का समुचित
दोहन भी किया जा सके, उसका दुरुपयोग ना हो पाए या कम से कम अनुपयोग ना हो पाए। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से यही बताने का प्रयत्न किया। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।